नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज आपके लिए लेके आया जो ट्रांसफार्मर होता है उसका ईएमएफ इक्वेशन होता है वह कैसे कैसे निकलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है। ये जो अपना ट्रांसफार्मर का इक्वेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में, ठीक है। तो ये कैसे कैसे निकलता है इसके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। कैसे कैसे 4.445 मैक्सिमम तथा फ्रिक्वेंसी तथा नंबर ऑफ टर्न की संख्या ये कैसे आता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो जानते हैं साथियों इसके बारे में। तो आप देख पा रहे हैं एक ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ईएमएफ कोर के, मतलब जैसे कि आपको पता होगा जो ट्रांसफार्मर होता है साथियों उसमें क्या होती है, कोर होती है ना, आप सबको पता है, ठीक है। तो एक ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ईएमएफ कोर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, कोर के कुल फ्लक्स सप्लाई की फ्रीक्वेंसी और टर्न की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होता है साथी वो किस पे निर्भर करता है, टर्नों की संख्या तथा सप्लाई की फ्रीक्वेंसी तथा कोर का कुल फ्लक्स जो होता है, ठीक है, उस पर वह निर्भर करता है। माना कि कोर में फ्लक्स का अधिकतम मान, मतलब जो फ्लक्स होता है उसका अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 5 मैक्सिमम, मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है जिसे हम, जिसकी इकाई टेस्ला होती है, वह सब आपको पता होगा, मैग्नेट जब पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो क्या बोला, माना उसने, माना कि कोर में फ्लक्स का अधिकतम मान क्या है, 5 मैक्सिमम है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या एफ है, जिसकी इकाई क्या होती है, हर्ट्ज होती है। इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, जिसका टॉलरेंस कितना होता है, प्लस माइनस 3% होता है, ठीक है। और वाइंडिंग में देखिए, वाइंडिंग के टर्नों की संख्या क्या एन है। तो इतना चीज आपको सबको पता है, इतना चीज ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है। कोर होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब हम जब सप्लाई देंगे तो फ्रीक्वेंसी भी देंगे, और जो टर्न्स मतलब जो लपेटने की संख्या, वाइंडिंगों की संख्या, यह सब होगा, ठीक है। तो देखिए आगे आप देख पा रहे हैं एक पूर्ण साइकिल में फ्लक्स 4 बार शून्य से अधिकतम तथा अधिकतम से शून्य तक बदलता है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं साथियों, ये अपने पास में डायग्राम बना हुआ है, साइनसोइडल वेवफॉर्म जिसको बोलते हैं हम, एसी की है। और जो ट्रांसफार्मर होता है ऑलवेज क्या होता है साथियों, एसी पे ही वर्क करता है, ये सब आपको पता है। क्यों, इंडक्शन होता है उसमें, है ना। इंडक्शन मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, एसी, है ना, ठीक है। तो देखिए यह क्या बोल रहा है यहाँ पे, आप देखिए एक पूर्ण साइकिल में फ्लक्स 4 बार, ठीक है, ये देखिए ये पूरा है ना, ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे एक पूर्ण साइकिल में फ्लक्स 4 बार शून्य से अधिकतम फ्लक्स, देखिए शून्य से अधिकतम और अधिकतम शून्य तक यह बदलता है, ठीक है। यह आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। कि साथियों आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, आप सबको पता है, फ्रीक्वेंसी में फ्लक्स का कुल परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, देखिए 4 बार साइकिल घूमेंगी, फ्लक्स होएगा मैक्सिमम, और जो फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगी, ठीक है। ये इतना आपको पता है, तीनों चीज़ आपने देख लिया अभी, ठीक है। ये अब आगे देखिए प्रति टर्न उत्पन्न ईएमएफ, जो टर्न होगा, जो कॉइल लपेटे होने की संख्या होगी, देखिए इसमें बताया है उन्होंने यहाँ पे, आप देखिए 4 ये आ जाएगा 5 मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी ये वोल्ट में, फिर बाकी लिखा है क्योंकि कॉइल में एन टर्न की संख्या है, ठीक है। तो कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं 4 आप देख पा रहे साथियों 4 5 मैक्सिमम हो जाएगा, एफ फ्रिक्वेंसी हो जाएंगे, और एन क्या है, लपेटनों की संख्या टर्न की, ठीक है। तो यह अपना क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। लेकिन साथियों आपको हम पता है इसमें ऐसी सप्लाई देते हैं जो साइनसोइडल वेवफॉर्म होगी, जिसका क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है। तो उसके आधार पे हमारा जो क्या बोलते हैं इसका जो सॉल्व फार्मूला बनेगा कुछ अलग ही बनेगा। अभी देखिए और देखिएगा कैसे कैसे बनेगा, यहाँ पे पूरा आपको दिखाया गया है कि यह कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ का औसत मान है। माना कि वेव साइनसोइडल है तो उत्पन्न ईएमएफ का एक्टिव मान निम्नलिखित द्वारा निकाला जाता है। जैसे कि आप देख पाएंगे ईएमएफ इफेक्टिव या फिर आरएमएस जिसको बोलते हैं रूट मैन स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इनटू के एवरेज मान, मतलब औसत वैल्यू हो जाएगी। तो फॉर्म फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, आरएमएस मान बटे के एवरेज वैल्यू। जैसे कि आपने एसी थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें यह फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो इस मान में इसका जो मान है मतलब रख देंगे, ठीक है। तो देखिए इफेक्टिव ईएमएफ क्या हो जाएगा 1.11, ये फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आ जाएंगी, और जो अपनी वैल्यू थी पहले 4 इंटू कितना हो जाएगा साथियों 5 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तथा एन। तो जब इसमें इसका मल्टीपल कर देंगे तो जो अपना फॉर्मूला साथियों यह क्या हो जाएगा, अपना तैयार हो जाएगा, किसका, विद्युत वाहक बल। जो ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इक्वेशन होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है 4.445 मैक्सिमम एफ फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी, और एन क्या नंबर ऑफ टर्न। तो
ये अपना जो विद्युत वाहक बल होता है उसका। अब ये आप सबको पता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, दो वाइंडिंग होती है, मतलब एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। अगर आप प्राइमरी में विद्युत वाहक बल जानेंगे पैदा कितना हुआ है तब ये लगाएंगे और उसमें क्या लग जाएंगे, N1 लग जाएगा या फिर NP लग जाएगा। जब सेकेंडरी की बात करेंगे तो ये S2 मतलब 2 लग जाएगा या फिर साथ भी S लग जाएगा, ठीक है। तो उसके अनुसार यहाँ पे देखिए आगे उन्होंने बताया है बना के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यदि प्राइमरी वाइंडिंग टर्नों की संख्या Np हो तब प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ का RMS मान निम्नलिखित होगा, रूट मैन स्क्वायर कितना पता है। देखिए EP मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, देखिए आप देख पा रहे हैं 4.445 मैक्सिमम FNP हो जाएगा, ठीक है, अल्टीम हो जाएगा। यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या NS हो तब सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ निम्नलिखित के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यह आपको पता हो गया। देखिए ये भी सेम उसी की तरह ये आ जाएगा, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। आगे देखिएगा साथियों फिर क्या बोला इन्होंने, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी प्राइमरी वाइंडिंग के समान होगी, क्योंकि आप सबको पता है ट्रांसफार्मर एज स्टैटिक डिवाइस जो क्या करता है, पावर तथा फ्रिक्वेंसी को परिवर्तित किए बिना ही वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन कर देता है। इसीलिए जो प्राइमरी की वाइंडिंग की जो फ्रिक्वेंसी होगी वही सेकेंडरी वाइंडिंग में भी फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। तो देखिए इन्होंने लिखा है प्राइमरी वाइंडिंग के समान की फ्रीक्वेंसी प्राइमरी वाइंडिंग के समान होगी, क्योंकि इसके संपर्क में आने वाला फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के भी संपर्क में आता है। तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो साथियों ES बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी का जो विद्युत वाहक बल 4.445 मैक्सिमम FNS हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा EP बराबर क्या हो जाएगा 4.445 मैक्सिमम FNP हो जाएगा ना। तो ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, रेशो बन जाएगा ES अपान के EP बराबर NS अपान के NP इक्वल टू क्या K लग जाएगा। K क्या साथियों यहाँ पे एक नियतांक है, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा साथियों, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप उसके बारे में भी जानेंगे। NS अपान के NP बराबर K रखने पर यहाँ K को टर्न ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहते हैं, इन्होंने बताया है। तो ES अपान के EP को वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहते हैं। तो एग्जाम में बहुत सारे इनके बेस पे अपना क्वेश्चंस आते हैं, इस फार्मूले को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला भी, ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, और ये साथियों, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, बिना लोड सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न EMF ES लगभग सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज VS के समान है, और इसी प्रकार प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न EMF EP भी प्राइमरी को दी जाने वाली वोल्टेज VP के लगभग समान होगा। जब बिना लोड की कंडीशन पे होगा तब यह फार्मूला वहाँ पे लग जाएगा। ES अपान के EP बराबर VS अपान के VP बराबर NS अपान के NP हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ साथियों कि यदि NS बड़ा है NP से या ES बड़ा है EP से, तब देखिए साथियों K 1 से अधिक हो तो उस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो ट्रांसफार्मर होगा वह क्या कहलाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। कब साथियों, जब NS मतलब जो सेकेंडरी मतलब वह क्या होगी, अधिक होगी प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा, ठीक है। इसी प्रकार NS छोटा होगा EP बड़ा होगा, या फिर ES छोटा होगा EP बड़ा होगा, तो K 1 से कम हो तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर को क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही रखते, कल आगे पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट का अनुपात या फिर संबंध, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज और करंट में संबंध। तो साथियों इसको मैं कल आपको बता दूंगा। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों इसी टाइप की वीडियो तथा ट्रांसफार्मर से प्रैक्टिकल वीडियो इस चैनल पे मैं डालते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर करें। दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।